हेलो स्टूडेंट, ये रही ऑनलाइन क्लासेस में मैं आर के रमन एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो सभी विद्यार्थी पढ़ने के लिए तैयार रहें और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर और कंडेंसर। तो देखिए स्टूडेंट, कल भी हम लोगों ने एक लेक्चर कैपेसिटर और कंडेंसर पर ऑलरेडी लिया है। तो हमने कल देखा है कैपेसिटर को हम बनाते कैसे हैं। जहाँ दो पैरेलल कंडक्टर को हम किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से अलग कर देते हैं तो वो कैपेसिटर बन जाता है। फिर हम लोगों ने जाना है कि कूलाम के दो नियम क्या है, चार्ज के बारे में, धारा के बारे में, सब चीज़ें हम लोगों ने देखिए कल पढ़ा है। तो आज हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट कैपेसिटर और कंडेंसर को लेकर। तो यहाँ पर ध्यान देना है स्टूडेंट आपको कि हमने ये देखा है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। यहाँ हमने कैपेसिटर ये C1 ले लिया हमने, और ये कैपेसिटर हम लोगों ने कहा है विद सम डाइलेक्ट्रिक। हमने कुछ डाइलेक्ट्रिक के साथ में लिया है। और यहाँ पर C2 हमने लिया है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यानी कि यहाँ पर हमने इंसुलेटिंग मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक नहीं लिया है बच्चों। यानी कि यहाँ हमने कहा है विदाउट या विद एयर। यहाँ ले लेते हैं विद एयर यानी हवा के साथ में। तो ऊपर हमने इंसुलेटिंग मटेरियल, देखिए कहने का मतलब क्या, अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम समझें, इसे हमने ए कहा, इसे विद्यार्थियों हमने बी कहा। तो कहने का मतलब ये है कि ए और बी में जब हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक फिल किया है, यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल कुछ फिल किया है जहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। लेकिन यहाँ पर, या हम ये कहें कि यहाँ पर हमने कोई मटेरियल लिया है, यहाँ हमने डाइलेक्ट्रिक के रूप में इस्तेमाल किया हवा को। हवा को अगर कंडक्टर को आप हवा में भी रखेंगे ना पैरेलल में, तो तब भी ये कैपेसिटर बन जाता है। तो यहाँ जब हवा है तो एप्सिलॉन आर कितना आता है, 1 आता है। तो यानी कि ये कैपेसिटर हमने लिखा है C1 और ये कैपेसिटर हमने लिखा है C2। तो हमने कहा इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर ए डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर बी। तो C1 अपॉन C2 बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। अपॉन में विद्यार्थियों है एप्सिलॉन नॉट ए और डी भगा दिया ऊपर, तो डी से डी, एप्सिलॉन नॉट ये, ई से ये। तो यहाँ मिल जाता है ये एप्सिलॉन आर, यहाँ मिल जाता है ये एप्सिलॉन आर, जिसे हमने कहा क्या मिला हमें C1 और C2। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये भाई परमिटिविटी था क्या, कि अगर आपको पूछा जाता है कि ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं कि रिलेटिव, क्योंकि आईटीआई के लिए ये अच्छा पॉइंट बनेगा, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू कैपेसिटर कैपेसिटेंस विद सम डाइलेक्ट्रिक, कुछ डाइलेक्ट्रिक के रूप में इस्तेमाल किया, अपॉन में कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, या फिर कहें कैपेसिटेंस विद एयर, कैपेसिटेंस विद एयर। तो आप इसको भी बच्चों याद रखिएगा, ठीक है। जब कैपेसिटर, तो कई बार ये पूछ लेता है भाई कि रिलेटिव परमिटिविटी से आप क्या समझते हो। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपके सामने मैं जिक्र करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, जब हमने ये कहा कि यहाँ पर कोई कैपेसिटर है, ठीक है जी, यहाँ पर कोई कैपेसिटर है, यानी कहने का मतलब ये है कि इस कैपेसिटर पर हमने एक वोल्टेज V अप्लाई किया, वोल्टेज V अप्लाई किया।
तो इस वोल्टेज V अप्लाई करने से यहाँ पर जो चार्ज हुआ, Q क्या है यहाँ पर, आवेश, यहाँ पर जो चार्ज है वो Q है, और इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है यानी कि धारिता, वो हमारी C। तो चार्ज, कैपेसिटेंस और वोल्टेज में एक संबंध स्थापित होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि Q इज इक्वल टू, यानी कि इस कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होगा वो देखिए किसके हिसाब से होता है। आपको ये पता है कि वोल्टेज से करंट जाएगा, करंट का मतलब है चार्ज, तो ये यहाँ पर स्टोर होने लगेगा, चार्ज यहाँ स्टोर होने लगेगा। तो चार्ज स्टोर होता है किस हिसाब से, Q बराबर C और V। यानी कि किसी कैपेसिटर की अगर हम बात करें, Q बराबर क्या आया, CV। तो हम लोग लिखते हैं कि कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है वो निर्भर करता है उस कैपेसिटर की कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटेंस और कितनी वोल्टेज से उसे कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर एक लाइन आप जोड़ेंगे, Q बराबर क्या लिखा हमने, CV। क्या लिख रहे हैं, Q बराबर CV। ये एक एक नंबर की चीज़ें, बहुत मामूली छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ITI पर छोटी चीज़ें ज़्यादा पूछता है, तो इसीलिए भाई मेरा फोकस रहता है कि आपको पेपर के लिए परफेक्ट बनाकर भेजूँ। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं कि किसी भी कैपेसिटर में स्टोर आवेश की मात्रा उसके कैपेसिटेंस तथा उस पर लगाई वोल्टेज के तथा उस पर लगाई वोल्टेज के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम चाहें तो दूसरे रूप में भी लिख लेते हैं। Q बराबर CV लिखा गया है, बहुत बार आपको मदद करेगा। C बराबर Q अपॉन V। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक कौन सा चला है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को जहां हमने कल छोड़ा था, इस फॉर्मूले पर हमने छोड़ा था, तो यहीं से हमने आज शुरुआत किया है। ठीक है जी, अब देखिए कि हम एक फेरड, अगर हम एक फेरड यानी कि हमने यहाँ देखा है C बराबर Q अपॉन V, यूनिट बन जाती है फेरड। तो हम एक फेरड की अगर बात करें तो देखिए, एक फेरड बराबर हम क्या लिखेंगे, एक गुलाम अपॉन में एक वोल्ट। तो इसे हम लोग लिखते हैं कि यदि एक गुलाम के आवेश से, आप देखो ये भी समझ सकते हैं कि जो वोल्टेज V है, ये वोल्टेज V, क्योंकि यहाँ कुछ प्रतिरोध वगैरह मैंने दिखाया नहीं है, तो ये वोल्टेज V का मतलब इसी के अक्रॉस में वोल्टेज। यदि एक गुलाम के आवेश से 1 वोल्ट का विभव हो जाए तो यह 1 फैरड के बराबर बराबर होता है, या 1 फैरड के बराबर होता है। ठीक है जी, याद रहेगा। फिर इसी में विद्यार्थियों याद रखेंगे हम लोग, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर।
तो यहीं पर हम याद रखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। एनर्जी की यूनिट क्या लिखते हैं? जूल। 1/2 CV स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी चीज, अगर हम लोग C का मान यदि हम C बराबर Q अपॉन V रख दें, यदि हम C बराबर Q अपॉन V रख दें तो E बराबर 1/2 Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर। तो ये कैंसिल, तो 1/2 Q और V। ये भी फॉर्मूला एनर्जी का ही बनता है, बड़ा ही खास फॉर्मूला है। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि यदि हम V बराबर, यदि हम बच्चों V बराबर Q अपॉन C रख दें, यदि हम V बराबर Q अपॉन C रख दें, भाई V बराबर क्या होगा? Q अपॉन C। तो एनर्जी E इज इक्वल टू 1/2 C Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। तो इससे एक पावर ये कैंसिल, तो E इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ये भी फॉर्मूला बनता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो 3 फॉर्मूले यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड में आते हैं, इनको याद रखिए। फिर एक लाइन और जोड़ देते हैं। कैपेसिटर कैपेसिटर में ऊर्जा इलेक्ट्रिकल फील्ड रूप में स्टोर होती है, रूप में स्टोर होती है। किसके रूप में? इलेक्ट्रिकल फील्ड। फिर दूसरा, कैपेसिटर में चार्ज या आवेश इंसुलेटिंग मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटर में चार्ज इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में स्टोर होता है। ठीक है, यानी कि कैपेसिटर में विद्यार्थियों जो हम लोग ये चार्ज जो ये रखा है तो कहाँ पर स्टोर होगा? यहाँ जो भी डाइलेक्ट्रिक हम यूज कर रहे हैं इसमें स्टोर होता है, डाइलेक्ट्रिक में। फिर यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और जोड़ लेंगे जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट होता है। बस अब जब हम एसी एनालिसिस पढ़ते हैं और 3 फेज, तो तब हम लोग बस बोर्ड से पढ़ना शुरू कर देंगे, तो टैब वाली जो चीज़ें थी वो हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। तो कैपेसिटर में चार्ज इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में स्टोर होता है। देखिए कैपेसिटर में यूज किया कैपेसिटर में यूज किया गया डाइलेक्ट्रिक यूज किए गए कैपेसिटर में यूज किए गए डाइलेक्ट्रिक के आधार पर ही कैपेसिटर में यूज किए गए डाइलेक्ट्रिक के आधार पर ही, याद रखेंगे, आधार पर ही उसका वर्गीकरण किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे? तो विद्यार्थी होता यह है कि यदि हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में पेपर को यूज करेंगे तो यही कहलाएगा पेपर टाइप।
यदि हम पेपर को इस्तेमाल करेंगे तो कहलाएगा पेपर टाइप, यदि हम ऑयल को इस्तेमाल करेंगे तो कहलाएगा ऑयल टाइप, यदि हम इस्तेमाल करेंगे हवा का तो एयर टाइप, यदि हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को इस्तेमाल करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट टाइप, यदि हम सिरेमिक को इस्तेमाल करेंगे सिरेमिक टाइप। तो जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी के आधार पर उसका वर्गीकरण भी किया जाता। ठीक है जी, उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ भी आ रही होंगी और आप इंजॉय भी कर रहे होंगे अपनी स्टडी में इन चीज़ों को। और मेरी जो स्पीड है भाई वो आपके बैच में काफ़ी कम है, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि आपको परफेक्ट पहले बनाया जाए, चीज़ों में आपको समझाया जाए, उसके बाद स्पीड तो आपकी अपने आप से बढ़ जाती है। ठीक है जी, चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट आते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कैपेसिटर कॉम्बिनेशन हम लोग दो तरीके से जानेंगे। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, तो यहाँ हमने ले लिया ये कैपेसिटर यानी कि C1 और C2, यहाँ पर कुछ वोल्टेज हमने ले लिया V, यहाँ से कुछ करंट चल रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर सीरीज की बात करें तो यहाँ वोल्टेज V1 है और यहाँ वोल्टेज देखिए V2, यहाँ पर वोल्टेज V है, यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है बड़ा कैपेसिटेंस वो C इक्विवेलेंट है, और यहाँ पर ये चार्ज Q, यानी कि ये सप्लाई है। या सोच ले कि दो छोटे कैपेसिटर को बड़े से हम चार्ज कर रहे हैं, ये भी सोच सकते हो। देखिए विद्यार्थियों कितनी कमाल की चीज़ है, कितना बढ़िया सवाल निकल के आएगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि सीरीज में करंट सेम जाता है, करंट का मतलब आप चार्ज से कहेंगे कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल, अगर करंट समान है तो फिर चार्ज भी समान होगा। तो अगर यहाँ पर चार्ज आपको Q दिखाया गया है तो फिर यहाँ पर भी चार्ज Q है और यहाँ पर भी चार्ज Q है। तो ये दिमाग अपने ये पॉइंट अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि सीरीज में चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, चार्ज हमेशा सबके अक्रॉस में समान होगा। अपने दिमाग में उस चीज को आप छाप दीजिए। अगर विद्यार्थियों हम वोल्टेज देखें तो V बराबर V1 प्लस V2, वोल्टेज क्या है? V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 प्लस V2। अब देखिए यहाँ V का मान रखिए तो आप कहेंगे V बराबर Q अपॉन C, C क्या? C इक्वलेंट। V1 का मान कितना हो गया? Q अपॉन C1, यहाँ कितना हो गया? Q अपॉन C2। Q को कॉमन लेके काट दें तो 1 अपॉन C इक्वलेंट बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। यहाँ ये मिल जाता है हमें सीरीज में सॉल्यूशन करने का एक तरीका। याद रखिएगा बेटा, देखिए सीरीज में सॉल्यूशन करने का ये मिल जाएगा आपको एक सिंपल सा मेथड। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन है हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या है हमारे लिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब देखिए, पैरेलल में आपको क्या सिखाया जाता है? आपको सिखाया जाता है कि पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। 2 ले लो, 3 ले लो, जो मर्जी। और यहाँ हमने ये रखा है वोल्टेज V, C इक्वलेंट, और चार्ज कितना Q। तो विद्यार्थियों ये तो मानेंगे कि अगर ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो वोल्टेज पैरेलल में हर एक के क्रॉस में समान होता है, बराबर होता है। तो जब वोल्टेज बराबर है तो यहाँ पर भी वोल्टेज V है, यहाँ पर भी V है, और यहाँ पर भी V है। पैरेलल में आप ये सुनते हो कि नहीं कि सर पैरेलल में तो
करंट का बंटवारा होता है। जब पैरेलल में करंट अलग अलग चलता है तो फिर विद्यार्थियों पैरेलल में चार्ज भी अलग अलग चलेगा। तो यहाँ जो चार्ज हुआ, चलिए अलग, यहाँ चार्ज हो गया Q1, ये चार्ज हो गया Q2, ये चार्ज हो गया Q3, और टोटल चार्ज कितना है, Q है। तो हमने कहा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जैसे KCL लगाते थे। तो Q बराबर कितना, CV, तो C इक्वलेंट और V, यहाँ कितना C1 और V, यहाँ कितना C2 और V, यहाँ कितना C3 और V को कॉमन लेके काट दीजिए। तो C इक्वलेंट बराबर C1 C2 और C3। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये C1 C2 और C3 फैराड। कैपेसिटेंस किस में लिखते आए हैं, फैराड में। तो ये इक्वलेंट मिल जाएगा हमें। फिर एक छोटी ही चीज को मेरे कहने से और याद कर लीजिए कि कई बार बराबर के वैल्यूज के लिए, बराबर के वैल्यूज के लिए देखिए दो चीजें होती है। पहले हम रजिस्टर के लिए लिख लेते हैं, फिर हम लोग वोल्टेज के लिए लिख लेंगे, वो सॉरी कैपेसिटर के लिए लिखेंगे। तो एक होता है हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है। तो विद्यार्थियों क्या होता है कि अगर ये एक प्रतिरोध है R1, ये एक प्रतिरोध होता है R2, और यहाँ पर टोटल जो वोल्टेज है ये V है। यहाँ वोल्टेज V1 है, ये वोल्टेज V2। तो वोल्टेज डिवीजन रूल का मतलब है, वोल्टेज डिवीजन का रूल का मतलब था कि अगर मुझे V1 लिखना है तो V1 ये प्रतिरोध ये वाला ही लेंगे। तो टोटल वोल्टेज V बाई V बराबर IR होता है, तो V R के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ देखेंगे R1 अपॉन R1 प्लस R2, तो रेजिस्टेंस के लिए हो गया। हमने लिखा V2, तो V2 बराबर टोटल वोल्टेज V R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो गया। ये हमें क्या मिला, V2 के लिए तो V1 हो गया, V2 हो गया। ऐसे ही याद रखना वोल्टेज डिवीजन रूल। ऐसे ही अगर हम लोग देखिए करंट डिवीजन रूल देखें, करंट डिवीजन रूल देखकर चलें तो तभी लगाइएगा जब ये दो पैरेलल में या सीरीज में हो। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I3, यहाँ से टोटल करंट आई गया। तो हम लोग देखेंगे कि I1 इज इक्वल टू I बराबर V अपॉन R होता है। अपोजिट वाला रेजिस्टेंस R2 अपॉन R1 प्लस R2 एम्पियर। ऐसे ही I2 बराबर, ये जो I2 हम ले रहे हैं, I2 बराबर अपोजिट में क्या है, I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 एम्पियर। सीरीज ये अभी रजिस्टर के लिए लिखे हैं। तो अगर कैपेसिटर के लिए देखेंगे तो याद रखना, देखो कैपेसिटर के लिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है वोल्टेज डिवीजन। टोटल वोल्टेज V, ये C1 है, ये C2 है, इसके क्रॉस वोल्टेज V1 है और ये V2। तो यहाँ हम वोल्टेज डिवीजन रूल रखेंगे, यहाँ हम वोल्टेज डिवीजन रूल देखे क्या रखेंगे कि V1 बराबर, तो V बराबर Q बाई C लेते हो, यानी कि वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस ये होता है। तो उल्टा कैपेसिटेंस इसके क्रॉस रखना, V इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये तो हो गया बेटा V1 का मान। फिर देखते हैं V2 बराबर V इंटू अपोजिट में क्या मिला, अब C1 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो गया देखिए वोल्टेज का मान। ये हमारा क्या मिल गया, वोल्टेज का मान हो गया V2 और V1।
तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। फिर देखिए, एक छोटी चीज़ और मैं लेकर चलता हूँ स्टूडेंट, ये स्टार कनेक्शन है और ये डेल्टा है। पहले हम चलते हैं स्टार से डेल्टा की ओर। देखिए कैसे हमने यहाँ कहा स्टार में बराबर के प्रति ये कैपेसिटेंस, मेरे कहने से बराबर वाला करके जरूर जाइएगा पेपर में, अनइक्वल नहीं आता आपके पास। ये भी सी है, ये भी सी है और ये भी सी। बराबर के 3 कैपेसिटेंस स्टार में कनेक्ट है। यदि बराबर के 3 रजिस्टर को हम स्टार से डेल्टा में बदलें, बराबर के 3 कैपेसिटेंस को स्टार से डेल्टा में बदलेंगे तो देखिए क्या होगा। ये हो जाएगा सी का कितना 3 सी, ये भी कितना, सॉरी, स्टार से जब डेल्टा यानी कि यहाँ जाएंगे तो डिवाइड बाई 3, सी बाई 3, सी बाई 3, सी बाई 3। स्टार से डेल्टा में जब जाते थे रजिस्टर में तो कितना सिखाया था, मल्टीप्लाई, लेकिन कैपेसिटर में उल्टा होगा। यहाँ से जब इस तरफ को आएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 3। तो स्टार से डेल्टा जब करेंगे डिवाइड बाई 3 करिए, और डेल्टा से स्टार जब करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, तो स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार, तो ये भी चीज़ें कई बार पेपर में पूछ लेता है और बच्चा सोचता है कि क्या आंसर करूँ, क्योंकि वो रजिस्टर के लिए पढ़ के जाता है। ठीक है जी, चलिए, तो ये हो जाती है कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन और स्टार डेल्टा कन्वर्जन की कहानी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल, वोल्टेज डिवीजन रूल, ये इंपॉर्टेंट होता है। साथ में सीरीज जब करेंगे तो चार्ज सबके क्रॉस समान रखना है, जब पैरेलल में करेंगे तो वोल्टेज सबके क्रॉस में समान रखना होता है। ठीक है विद्यार्थी, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में आपको ये याद रखना होता है कि किसकी कितनी वैल्यू बनती है और कैसे इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। तो यहाँ से चांसेस रहता है हल्का फुल्का कुछ ऑब्जेक्टिव बनने का चांसेस रहता है। तो पहले हम कैपेसिटर को दो तरह से रखते हैं। एक क्या होता है, एक हम लोग क्लासिफाई करते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर टाइप, फिक्स्ड कैपेसिटर, और एक हम लोग रखते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। एक फिक्स्ड है और एक वेरिएबल। आपको याद रखना है फिक्स्ड का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी रोटेटिंग या कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं है। वेरिएबल का मतलब है यहाँ पर मूवेबल पार्ट है। यहाँ पर कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं। यहाँ पर मूवेबल पार्ट होता है, यहाँ पर मूवेबल पार्ट होता है। चलिए देखिए, तो फिक्स्ड कैपेसिटर में बनते हैं पेपर टाइप कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, और सिरेमिक कैपेसिटर। चार तरह के कैपेसिटर हमारे फिक्स्ड कैपेसिटर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। जब हम बात करते हैं वेरिएबल कैपेसिटर, चलिए, तो वेरिएबल में एक होता है हमारा ट्रिमर टाइप,
स्ट्रीमर काफ़ी अच्छा माना जाता है। एक होता है हमारा गैंग टाइप, ठीक है जी, स्ट्रीमर टाइप और गैंग टाइप। वैसे अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर एयर कैपेसिटर को भी ले सकते हैं। यहाँ हम लोग एयर टाइप कैपेसिटर को भी इंक्लूड विद्यार्थियों कर सकते हैं। पेपर टाइप, माइका, इलेक्ट्रोलाइट, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अब इनके बारे में अलग अलग के बारे में अलग अलग चीज़ें जानने की प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग ले लेते हैं, पेपर टाइप कैपेसिटर। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग ले लेते हैं पेपर टाइप कैपेसिटर। तो पेपर टाइप कैपेसिटर, अब देखिए पेपर टाइप कैपेसिटर में हम क्या करते हैं। पेपर टाइप कैपेसिटर में हम यहाँ जो डाइलेक्ट्रिक होता है पेपर टाइप कैपेसिटर में हम लोग यहाँ पर किसे इस्तेमाल कर रहे हैं, पेपर। और ये जो पेपर है, ये जो पेपर हम इस्तेमाल करते हैं इसे हम लोग लिखते हैं मोम या तेल में डूबा हुआ पेपर या कागज। तो इसे हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, किसे, पेपर को। पेपर या पेपर को मोम या तेल में डूबे हुए पेपर को यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अब इसे जो हम लोग रखते हैं, ये जो पेपर टाइप कैपेसिटर होता है 600 वोल्ट तक के लिए ये अच्छा माना जाता है, ठीक है जी। और इनकी जो कैपेसिटी होती है, इनका जो कैपेसिटर होता है, बेटा जो चीज़ें लिखवा रहा हूँ ना ये क्रीम है, बिल्कुल इनको भी छोड़ के मत जाना, नहीं तो समस्या हो जाएगी। तो ये हो जाता है 0.001 माइक्रो फैरड से लेकर 1 माइक्रो फैरड तक, यानी कि इसकी जो रेंज देखने को मिली है ये क्या है, माइक्रो फैरड है, ठीक है जी। अब ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ कहाँ पर किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है रेडियो या फिर टीवी, रेडियो या टीवी। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर दूसरा है हमारे पास में माइका, माइका टाइप कैपेसिटर, माइका टाइप कैपेसिटर। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, हम जो डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं, ये कौन सी डाइलेक्ट्रिक हम भर रहे हैं, माइका यूज कर रहे हैं। तो जब माइका हम यूज कर रहे हैं, माइका यानी कि अभ्रक, जब हम माइका यूज कर रहे हैं तो इसे हमने माइका ही नाम दे दिया, ठीक है जी। अब देखिए जी, इसमें कैपेसिटेंस की मात्रा, कैपेसिटेंस की मात्रा ना के बराबर बदलती है। इसमें कैपेसिटेंस की जो मात्रा है वो ना के बराबर बदलती है। फिर यहाँ एक और पॉइंट जोड़ेंगे, इस पर जो तापमान है, तापमान का जो प्रभाव है वो भी कम होता है। इस पर तापमान का प्रभाव भी कम होता है, इस पर तापमान का प्रभाव भी कम होता है। इसे हम देखिए, अब इसे हम कहाँ बनाते हैं, इसको हम लोग किस रेंज में, 500 पिको फैरड की रेंज में बना देते हैं। और इसका प्रयोग मेनली होता है टेली कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखने को मिलता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, टेली कम्युनिकेशन, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, नेक्स्ट लिखते हैं
इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। नेक्स्ट है विद्यार्थियों इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। तो बीच में हम लोग क्या रखते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एल्युमिनियम की बनी हुई पत्तियों के बीच में, ये इसकी बनी हुई एल्युमिनियम की प्लेट, और इस पर हम क्या करते हैं, ऑक्साइड की लेयर चढ़ी होती है। ठीक है जी। इसके बीच में हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं। क्या क्या भरते हैं हम, अमोनियम, हम भरते हैं यहाँ पर सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट भरेंगे, या फिर हम लोग अमोनियम बोरेट भरते हैं। सोडियम फॉस्फेट और अमोनियम बोरेट भर देते हैं। ठीक है जी। तो ये भी मतलब एक तरह से काफ़ी यूज होने वाला रहता है, और इसका जो रेंज नॉर्मली जो रहती है, एक आजकल जो हम यूज़ करते हैं इसको भी हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक होता है वेट टाइप, मतलब नमी वाला जिसमें कुछ होता है वेट टाइप, एक होता है ड्राई टाइप। तो हम ड्राई टाइप को ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, और ये इसकी रेंज होती है, इस ये हमारा लगभग 400 वोल्ट के आसपास ये ऑपरेट कर लेता है। 300-400 वोल्टेज तक ये ऑपरेट कर लेता है, और ये हमारा 1000 माइक्रो फैरड अपना बन सकता है। चलिए, एक होता है सिरेमिक कैपेसिटर। तो जो सिरेमिक कैपेसिटर है, सिरेमिक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। सिरेमिक का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण इस कैपेसिटर का साइज बहुत कम होता है, और छोटा सा साइज होता है। जैसे हम लोग लगते हैं कितना है, 5 पिको, ये बनता है पिको फैरड से 0.4 माइक्रो फैरड। तो ज़्यादातर ये आपको पिको फैरड की रेंज में ही मिलता है। अब देखिए जी, ये दो तरह से हम लोग देखते हैं, पर आपको इम्पोर्टेंट यहाँ इसको करने की जरूरत नहीं, ट्रिमर और गेज गेंग टाइप। तो आपसे पूछता है कि वेरिएबल कैपेसिटर कौन सा है, तो ये ट्रिमर टाइप और गैंग टाइप और एयर कैपेसिटर ये हमारे वेरिएबल होते हैं। यानी कि इसमें एक प्लेट फिक्स्ड होती है, तथा दूसरी प्लेट वेरिएबल होती है, दूसरी प्लेट वेरिएबल होती है। चलिए जी, नेक्स्ट जान लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो एप्लीकेशन तो बहुत वाइड एप्लीकेशन है, देखिए क्या क्या है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में यूज होता है, देखिए फ्लोरोसेंट ट्यूब में यूज करते हैं। डिस्चार्जिंग लैंप में यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फिर देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में यूज करते हैं। फिर पावर फैक्टर
बढ़ाने में, पावर फैक्टर को बढ़ाने में हम यूज करते हैं। फिर हम लोग देखिए सर्किट ब्रेकर में भी इस्तेमाल करते हैं, आर्क को लिमिट करने के लिए। हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में भी यूज करते हैं। बहुत सारे के एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। हमने कहा चलिए एक सवाल करके जानते हैं भाई क्या है क्या नहीं। तो आपको दिया गया है दो कैपेसिटर हैं, एक 2 माइक्रोफैरड का है, एक 4 माइक्रोफैरड का है, और ये यहाँ पर 100 वोल्ट से कनेक्ट है। यहाँ V1 है और ये V2 है। आपको यहाँ V1 और V2 का मान पूछा गया है। आपको यहाँ V1 V2 का मान पूछा है, तो हम लिखेंगे V1 बराबर 100, अपोजिट में 4, अपॉन में दोनों का सम कितना हो गया 6, तो 2/3 यानी कि 200/3 वोल्ट। अगर V2 है तो 100 गुना 2/6, तो 100/3। ठीक है जी, बाकी एनर्जी 1/2 CV² बता दिया आपको, 1/2 Q/V बता दिया, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ हो गए। तो स्टूडेंट यहाँ ये जो कैपेसिटर वाला सेक्शन होता है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। बाकी जब फंडामेंटल ऑफ एसी हम लोग स्टडी करते हैं तो वहाँ पर भी हम काफ़ी कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे। जब हम लोग एसी एनालिसिस पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ों को जानेंगे। तो जितना कैपेसिटर अभी बताया है, अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ, अभी जितना बताया है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसे अच्छे से अगर आप फिनिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा और आप कहीं ना कहीं अपना स्कोर को सुधार भी पाएंगे। तो ये चैप्टर भी हमारा जो कैपेसिटर वाला होता है यहाँ पर फिनिश हो जाता है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।